हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग सभी को। आज का लेक्चर होगा हमारा 23 सितंबर शिफ्ट 3। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो ये हमारी पहली प्रॉब्लम है आज की। तो यहाँ पर देखो, ए सम ऑफ मनी डबल्स इटसेल्फ एट कंपाउंड इंटरेस्ट इन 15 ईयर्स। इन हाउ मैनी ईयर्स विल इट बिकम्स 8 टाइम्स। तो यहाँ पर इसने बोला क्या है कि एक पर्टिकुलर सम है मेरे पास, वो डबल हो जाता है, मतलब 2p हो जाता है कितने टाइम के अंदर? तो ये होता है 15 ईयर्स के अंदर। तो हमें बताना है कि जब p से ये 8 टाइम होगा ना, 8p, तो उसमें कितना टाइम लगेगा। तो इसके लिए हमारे पास एक कंसेप्ट होता है कि जितने टाइम हो रहा है ना उसको हम बेस के अंदर लाते हैं। तो ये हुआ बेस, एंड इसकी पावर कितनी आएगी वो हम डिसाइड करेंगे, इसको इक्वल टू 8 करेंगे। तो ये वैल्यू कितनी आएगी देखो। तो यहाँ से जो पावर आएगी ना, इन पावर को कॉमन करूँगा तो ये पावर की वैल्यू लेट से x मान लेता हूँ, तो x की वैल्यू कितनी होगी 3। तो ये जो 3 आया ना, बस इसी को मुझे क्या करना है, ये जो इनिशियली मेरे को टाइम गिवन था ना उससे मल्टीप्लाई करना है, तो इंटू 15। तो ये हुआ 45 ईयर्स। तो 45 साल के बाद में ये एक पर्टिकुलर सम p मेरा 8p हो जाएगा। तो ऑप्शन ए मेरा यहाँ पर राइट आंसर होगा। ठीक है, इसमें बस कुछ करना नहीं होता। इसमें क्या होता है कि जो इनिशियली हमें गिवन होता है ना, जितने टाइम्स हो रहा था, डबल, ट्रिपल, चौरपल, ठीक है, तो उसको तो हम क्या लाते हैं बेस के अंदर, एंड जितने टाइम्स हमें निकालना होता है ना उसको इक्वल लाते हैं। तो दोनों की पावर इक्वेट कर लेते हैं, मतलब सेम बेस के अंदर लाके हम पावर इक्वेट कर लेते हैं, एंड जो पावर आती है ना उसको हम क्या करते हैं, इनिशियली जितने टाइम हो रहा था ना उसका टाइम से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पर आया 45 ईयर्स। सेकेंड प्रॉब्लम देखते हैं। विच ऑफ दीज नंबर्स इज नाइदर रेशनल नोर इंटीजर। तो हमें यहाँ पर बताना है कि इनमें से कौन सी संख्या परिमेय भी नहीं है और पूर्णांक भी नहीं है। तो यहाँ से देखूंगा मैं कि ये जो इंटीजर है ना, ये भी तो रेशनल नंबर के अंदर ही होता है, क्योंकि रेशनल नंबर का एक पार्ट होता है ना इंटीजर, उसका सबसेट बोल सकते हैं इसे। तो इसका मतलब अगर रेशनल ही नहीं होगा तो इंटीजर चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, तो बस हम एक ही चीज़ चेक करेंगे कि वो हमारा नंबर रेशनल नहीं होना चाहिए। तो इरेशनल नंबर ढूंढना है या फिर वर्चुअल नंबर ढूंढना है कोई सा। तो यहाँ पर देखो, ये 4 तो इंटीजर होता है, तो ये आंसर नहीं होगा। डेढ़ मेरा देखो, इसको मैं 3/2 लिख सकता हूँ, तो ये p/q की फॉर्म में मैंने रिप्रेजेंट कर लिया, तो ये भी आंसर नहीं होगा। 7 वाला देखो, ये इंटीजर है, तो ये भी आंसर नहीं होगा। तो ऑप्शन होगा मेरा सी यहाँ पर करेक्ट आंसर, क्योंकि √2 जो होता है ना मेरा, वो होता है इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर पाई मेरा इरेशनल होता है। ठीक है, तो कुछ नंबर ऐसे होते हैं जो मेरे इरेशनल नंबर है, तो उसमें से एक √2 भी आता है। तो ऑप्शन सी इस केस में मेरा राइट आंसर होगा, ऑप्शन सी। थर्ड प्रॉब्लम देखते हैं। ए ट्रेन स्टार्ट फ्रॉम ए प्लेस मुंबई एट 6 AM एंड अराइव्स एट कोल्हापुर एट 2:30 PM ऑन द सेम डे। इफ द स्पीड ऑफ द ट्रेन इज 60 किलोमीटर पर आवर, फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ट्रेन। तो हिंदी में देख सकते हो आप। तो यहाँ पर देखो, इसने बोला क्या है, एक मुंबई है, मुंबई से एक ट्रेन चलती है, कहाँ तक? कोल्हापुर तक। तो कोल्हापुर कब पहुँचती है? वो पहुँचती है 2:30 PM पर। ये उसी दिन की बात हो रही है। ठीक है, एंड स्टार्ट कब होती है? ये होती है 6 AM पर। तो इनके बीच का जो टाइम आया ना, टाइम वो कितना है? तो टाइम देखेंगे, देखो 6 से मैंने 6 AM से 12 PM तक कितना हुआ? 6 घंटे। तो 6 घंटे, उसके बाद में 12 से ये 2.5 घंटे और जोड़ देंगे, तो 6 और 2 8, मतलब 8.5 घंटे। तो 8.5 घंटे को मैं 8 से ही 2/1/2 आर लिख सकता हूँ। ठीक है, तो इतना टाइम लगा है उसे मुंबई टू कोल्हापुर आने में। अब इसने देखो स्पीड कितनी गिवन है, तो इसकी स्पीड गिवन है 60 किलोमीटर पर आवर। तो हमें बस मुंबई से कोल्हापुर की डिस्टेंस बतानी है। तो डी कितना होगा? वो होगा स्पीड इंटू में टाइम, इक्वस टू ये हुआ 60 इंटू में टाइम कितना मेरा? तो ये 8.5, मतलब 17/2। तो ये वैल्यू आएगी देखो, ये 30, 17 से 51, मतलब 510। तो 510 किलोमीटर की दूरी है मुंबई से कोल्हापुर के अंदर। तो ऑप्शन सी इस केस में मेरा राइट आंसर होगा, ऑप्शन सी। फोर्थ प्रॉब्लम देखते हैं। ए स्पेरिकल टैंक इज फिल्ड विद वाटर, द रेडियस ऑफ द स्फीयर इज 6 मीटर, द टैंक इज यूज टू फिल सिलेंड्रिकल कंटेनर्स ईच विद ए रेडियस ऑफ 1 मीटर एंड ए हाइट ऑफ 12 मीटर, हाउ मैनी कंटेनर्स कैन बी फिल्ड। हिंदी में देख सकते हो। तो इसने देखो बोला क्या है कि मेरे पास एक स्फेरिकल टैंक है कुछ। तो स्फेरिकल टैंक है, तो पानी की बात कर रहे हैं, उसके अंदर की पानी की बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब इसकी वॉल्यूम की बात होगी। ठीक है, इसके पानी को निकाल के मैंने क्या किया, छोटे छोटे सिलेंड्रिकल बॉक्सेस या फिर कंटेनर्स हैं उनके अंदर भर दिया। ठीक है, तो यहाँ पर जो बड़ा वाला मेरे पास स्फीयर था ना, उसकी रेडियस कितनी है? तो इसकी रेडियस है 6 मीटर।
एंड ये जो छोटे वाले मेरे पास सिलेंडर्स है ना, तो एक सिलेंडर की मेरे पास रेडियस कितनी गिवन है, ये है 1 मीटर, एंड हाइट कितनी गिवन है, ये है 12 मीटर। तो ऐसे मेरे को बताने हैं कितने यहाँ पर सिलेंडर बनेंगे, ठीक है, कितने कंटेनर को मैं फिल कर सकता हूँ। तो बस सिंपली हमें क्या करना है, वॉल्यूम को इक्वल करना है। तो वॉल्यूम को इक्वल करते हैं, तो देखो स्फीयर का वॉल्यूम कितना होता है, 4/3 पाई आर क्यूब इक्वल टू, इधर देखो एन मेरे पास कितने हैं यहाँ पर सिलेंडर्स हैं, एक सिलेंडर के मेरे पास वॉल्यूम कितना है, तो ये होगा, तो सिलेंडर के वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, तो होता है पाई आर स्क्वायर इंटू में एच, ठीक है। तो वैल्यूज पुट करते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर इसको मैं R1 पुट कर देता हूँ, इसको R2, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे, ये R1 ये R2। तो यहाँ से सोल्व करते हैं, तो देखो पाई से पाई चला जाएगा मेरा, तो ये होगा 4/3, एंड इधर आया मेरा 6 इंटू 6 इंटू 6 इक्वल टू n इंटू में आर स्क्वायर, मतलब 1 इंटू 1, एंड इधर h कितना है मेरा 12। तो जो कट रहा है वो काट लेते हैं, तो 6 दूनी 12 एंड 2 तिया 6, 3 से 3 गया, तो n की वैल्यू कितनी आई, 6 चौका 24। तो 24 ऐसे मेरे सिलेंडर्स होंगे जिनके अंदर ये पानी भरा जाएगा वॉल्यूम का, इसका स्फीयर का, ठीक है। तो ऑप्शन सी इस केस में मेरा राइट आंसर होगा, ऑप्शन सी। A perfect cube with a side length of 8 cm has the largest possible sphere fitted inside it. What is the volume of the empty space within the cube? तो हिंदी में देख सकते हो आप। तो देखो प्रॉब्लम बोल क्या रही है, एक मेरे पास क्यूब है, परफेक्ट क्यूब। तो क्यूब बनाते हैं, तो ये मैंने क्यूब फॉर्म कर लिया यहाँ पर। उसके बाद में इसने क्या बोला कि उसके अंदर मैं लार्जेस्ट पॉसिबल स्फीयर फिट कर देता हूँ। तो वो लार्जेस्ट पॉसिबल स्फीयर क्या होगा, तो वो इस तरीके से होगा कि ऊपर भी टच करेगा, नीचे भी टच करेगा, इधर भी टच करेगा, इधर भी टच करेगा, उसके पीछे भी टच करेगा, सामने वाली साइड पे भी टच करेगा। तो ये बनेगा इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से, ये दिख नहीं रहा होगा आपको, ठीक है। तो एक तरीके से ये स्फीयर बनेगा। तो इसकी मेरे पास ये जो क्यूब है ना, इसकी लेंथ कितनी गिवन है, इसकी गिवन है 8, तो मतलब सारी साइड से इसकी कितनी होगी, 8 सेंटीमीटर। तो हमें देखो यहाँ पर इसका ये जो स्फीयर है ना, इसका रेडियस फाइंड आउट करने का ट्राई करते हैं। तो देखो अगर मैं ये डायमीटर इसका ज्वाइन कर दूं, तो ये डायमीटर है ना मेरा, डायमीटर ये किसको रिप्रेजेंट करेगी, तो ये एक साइड को रिप्रेजेंट करेगी, इस क्यूब की साइड को। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ कि जो डायमीटर होगा ना वो 8 के इक्वल होगा। तो ऐसे रेडियस निकाल सकता हूँ, तो रेडियस कितना होगी मेरे, तो रेडियस होगी मेरी इसका हाफ, मतलब 4। तो रेडियस आ चुका मेरे पास इस स्फीयर का, ठीक है। अब देखो हमें फाइंड आउट क्या करना है, हमें जो ये एम्प्टी स्पेस बचा है ना इसका, इस स्फीयर के अलावा इसका वॉल्यूम हमें फाइंड आउट करना है। तो निकालते हैं, तो वो होगा मेरे पास रिक्वायर्ड वॉल्यूम होगा मेरे पास इस वॉल्यूम ऑफ क्यूब माइनस का वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। तो क्यूब का वॉल्यूम कितना होगा, तो होगा 8 का क्यूब माइनस का, एंड ये जो मेरे पास स्फीयर है इसका वॉल्यूम कितना होगा, 4/3 पाई आर क्यूब। तो 8 का क्यूब कितना होगा मेरे पास, 512, एंड यहाँ से देखो पाई मेरा आंसर में, तो पाई को ऐसे रहने देता हूँ, तो 4/3 पाई, एंड आर कितना है मेरा 4, तो 4 इंटू 4 इंटू 4, तो 4 का क्यूब लिख देते हैं। तो 4 का क्यूब होके इससे मल्टीप्लाई होगा ना, तो 4 की पावर 4, ये कितना होता है मेरा, तो ये होता है 256। तो ये होगा 512 माइनस का 256 पाई अपॉन में 3। तो इतना मेरे पास ये एम्प्टी स्पेस बच जाएगा इसका। तो ऑप्शन ए मेरा इस केस में राइट आंसर होगा, 512 माइनस 256 पाई बाई 3 सेंटीमीटर क्यूब। 6th प्रॉब्लम देखते हैं। ए एंड बी एंटर्ड ए जॉइंट वेंचर, ए बोथ ₹1,50,000 एंड बी ₹2,00,000। ए ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूटेड स्किल्ड लेबर इक्विवेलेंट टू ₹50,000। At the end of the year, they earned ₹1,20,000 in profit. If they agreed to divide the profit in the proportion of their effective contributions, what was A's share? तो हिंदी में देख सकते हो आप। तो यहाँ पर देखो इसने बोला क्या है, इसने बोला है कि ए एंड बी मेरे पास 2 पर्सन है यहाँ पर, तो ये कुछ बिजनेस वगैरह ट्राई करते हैं। तो ये कितने अमाउंट लेके आता है, तो ये 150K, एंड ये लेके आता है 200K, के का मतलब 10 की पावर 3। एंड इसने ये भी बोला है कि जो ए है ना, ए ये स्किल्ड लेबर का काम करता है जो कि 50,000 के इक्वल है, एंड जो इनका प्रॉफिट डिवाइड होगा ना इनके पूरे कंट्रीब्यूशन को मिला के होगा। तो इसका मतलब इसके अंदर हमें ये 50K भी ऐड करना पड़ेगा। तो यहाँ कितना होगा मेरा, तो यहाँ 200K, एंड यहाँ कितना होगा 200K।
तो देखो दोनों का कंट्रीब्यूशन सेम आ रहा है, तो ये वैल्यू कितनी होगी 1:1। तो जो प्रॉफिट शेयरिंग का रेशियो होगा ना वो 1:1 का होगा। एंड प्रॉफिट कितना है, तो 1,20,000 इनका प्रॉफिट है, तो एक बंदे को कितना बनेगा, तो एक बंदे को मिलेगा उसका हाफ, मतलब 60,000। तो ऑप्शन बी मेरा इस केस में राइट आंसर होगा 60,000। A banner is shaped like a trapezium with base 5 meter and 3 meter and height 4 meter. If printing cost 250 per meter square, what is the total cost? हिंदी में देख सकते हो आप। तो बेसिकली देखो वो करना क्या चाह रहा है, सबसे पहले हमारे से एरिया फाइंड आउट करवाना चाह रहे हैं, और उस एरिया को मैं इस 250 से मल्टीप्लाई करूंगा ना तो हमारे पास टोटल कॉस्ट आ जाएगी। तो एरिया निकालते हैं, तो वो एरिया क्या होता है मेरे ट्रेपेजियम का, तो होता है हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स। तो पैरेलल साइड कौन सी है मेरी, 5 मीटर एंड 3 मीटर, तो इनको ऐड करते हैं तो ये होगा 5 + 3 एंड हाइट कितनी है 4, तो 2 दूनी 4, ये हुआ 8, 8 दूनी 16, तो एरिया आ गया मेरे पास 16। तो यहाँ से टोटल कॉस्ट कितनी आएगी, तो वो आएगी 250 इंटू में 16, तो 0 16 पंजो 80, 8 16 दूनी 32 और 8 40, तो 4,000 रुपये लगेंगे इसकी प्रिंटिंग कॉस्ट के। ठीक है, तो 4,000 मतलब ऑप्शन ए मेरा इस केस में राइट आंसर होगा। 8th प्रॉब्लम देखते हैं। सो बोल क्या रही है, ए फार्मर्स लैंड इज 2 एडजॉइनिंग ट्रेपेजॉइड्स। एक पहला ट्रेपेजॉइड्स है, उसकी लेंथ उसकी डायमेंशन कितनी है, बेस है मेरे पास 70 मीटर एंड 50 मीटर एंड हाइट है मेरे पास 20 मीटर की। एंड यहाँ पर देखो दूसरा मेरे पास ट्रेपेजियम है, उसकी बेस कितनी है 50 मीटर एंड 30 मीटर एंड हाइट कितनी है, उसकी हाइट है मेरे पास 15 मीटर। तो यहाँ पर बताना क्या है, हमें बताना है कि टोटल लैंड की कॉस्ट कितनी होगी, जबकि 1 मीटर स्क्वायर लैंड की कॉस्ट कितनी है 60 रुपये। तो बस इसमें भी हमें कॉस्ट निकालनी है, तो सबसे पहले एरिया निकालना होगा, तो A1 निकालूंगा, मतलब ट्रेपेजियम 1 का एरिया में फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो ये जो बेस गिवन है ना, इस बेस का मतलब क्या है, ये दोनों की दोनों मेरे पास पैरेलल साइड्स की लेंथ है, पैरेलल साइड्स गिवन है यहाँ पर, तो ये भी पैरेलल साइड्स गिवन है। तो बस फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, तो हाफ इंटू में पैरेलल साइड्स का सम, मतलब 7 70 + 50 मतलब 120 इंटू में ये 20, तो ये वैल्यू होगी 1200। एंड A2 निकालते हैं, तो A2 कितना होगा मेरा, सेम हाफ इन दोनों का सम मतलब 80 इंटू में 15, तो ये वैल्यू होगी 40 आया मेरे पास, 15 चौक 60 मतलब 600। तो इनको ऐड करूँगा तो टोटल एरिया कितना आएगा मेरा 1200 प्लस में 600, यह है 1800। तो टोटल कॉस्ट कितनी होगी, इस 1800 को मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा किससे 60 से, तो ये वैल्यू कितनी आएगी देखो 3 जीरो एंड 6 8 48, 4 6 4 10, तो 10830, तो 10830 मतलब ऑप्शन बी मेरा इस केस में राइट आंसर होगा, ऑप्शन बी। 9th प्रॉब्लम देखते हैं। द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ 2 रेगुलर पॉलीगॉन्स विद द सेम नंबर ऑफ साइड्स इज 4:9। व्हाट इज द रेशियो ऑफ देयर साइड्स लेंथ। तो हिंदी में देख सकते हो आप, तो यहाँ पर देखो दो मेरे पास रेगुलर पॉलीगॉन है एंड उनकी जो नंबर ऑफ साइड्स है ना वो भी इक्वल है, सेम नंबर ऑफ साइड्स। तो जब भी मेरे पास सेम नंबर ऑफ साइड्स रहती है ना रेगुलर पॉलीगॉन की, तो उस केस में जो एरिया होता है ना मेरा A1/A2, उसका रेशियो मेरा साइड 1 साइड 2 के होल स्क्वायर के इक्वल होता है, उनके रेशियो के होल स्क्वायर के इक्वल होता है। ठीक है, तो इसने क्या बोला कि एरिया का रेशियो है मेरे पास कितना 4/9, तो यहाँ से देखो साइड 1 साइड 2, इसका कितना हो जाएगा, तो 1/2 पावर कर देंगे किसकी 4/9 की, तो ये होगी 2/3। तो इसका आंसर कितना आएगा 2:3, ऑप्शन ए मेरा इस केस में राइट आंसर होगा। A student scored 80% in one subject and 60% in another. Both subjects have equal maximum marks. What is the overall percentage? तो हिंदी में देख सकते हो आप, तो देखो इसने बोला क्या है, एक सब्जेक्ट के अंदर उसने 80% मार्क्स स्कोर किए एंड दूसरी सब्जेक्ट के अंदर उसने 60%, एंड दोनों के मैक्सिमम मार्क्स इक्वल है। तो हमें बताना है कि दोनों का मिला के मेरे पास परसेंटेज क्या होगा। तो लेट्स से मैं यहाँ पर देखो 80% स्कोर कर रहा है फर्स्ट वाले सब्जेक्ट के अंदर, तो मैं यहाँ से बोल सकता हूँ जो टोटल मेरे पास मार्क्स होंगे ना, या फिर मैक्स मार्क्स होंगे पहले सब्जेक्ट के, तो 100 उसको मानता हूँ ना, तो उस केस में स्कोरिंग कितना होगा उसका 80। ऐसे ही दूसरे वाले सब्जेक्ट में 100 ही मार्क्स मानूँ मैं, तो उस केस में जो S2 के मार्क्स कितने होंगे, तो वो होंगे मेरे पास 60। तो यहाँ से टोटल मार्क्स कितने हुए 200, एंड इधर इसने स्कोर कितने किए तो 140। तो यहाँ से बस 140 का मुझे परसेंटेज निकालना है 200 की रेस्पेक्ट में,
तो प्रॉफिट परसेंटेज कितना होगा या फिर स्कोरिंग परसेंटेज कितना होगा, वो होगा 140 अपॉन में 200 इंटू में 100, तो 2 से डिवाइड करेंगे तो 70%। तो ऑप्शन ए मेरा इस केस में राइट आंसर होगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखो मैंने तो मैक्सिमम मार्क्स एज्यूम करके यहाँ पर निकाला है, बट इसका एक डायरेक्ट फॉर्मूला भी होता है। वो क्या होता है, तो वो होता है मेरे पास, अगर दोनों मार्क्स में इक्वल मैक्सिमम मार्क्स गिवन हो ना तो उस केस में ये वर्क करेगा। तो वो होगा मेरा, इन दोनों का एवरेज निकाल लो, इन दोनों का एवरेज मतलब 80 + 60 अपॉन में 2, तो ये वैल्यू कितनी आएगी 70%। अगर 3 होते तो उस केस में भी हम क्या करते, तीनों का एवरेज निकाल लेते, बट कंडीशन क्या होनी चाहिए, सभी का मैक्सिमम मार्क्स है ना वो सेम होना चाहिए। ठीक है, तो ये वाला भी मेथड आप अप्लाई कर सकते हो। ए सेलर ऑफर्स ए कॉम्बो डील बाय 3 शर्ट्स फॉर द प्राइस ऑफ 2, तो उसने ये एक ऑफर दे दिया एंड फिर क्या बोलता है, इफ ईच शर्ट कॉस्ट हिम ₹300 व्हाट इज द इफेक्टिव लॉस परसेंटेज। तो हिंदी में देख सकते हो आप। तो यहाँ पर देखो एक सेलर ने क्या किया है यहाँ पर कि 3 शर्ट के प्राइस, मतलब 3 शर्ट कोई खरीदेगा तो उसे 2 का ही प्राइस यहाँ पर देना पड़ेगा, तो ये कंडीशन उसने यहाँ पर लगा दी। उसके बाद में क्या बोला है कि एक शर्ट का प्राइस 300 रुपये, तो हमें बताओ कि उसका लॉस परसेंट क्या होगा। तो ये जो सेकंड मेरी जो स्टेटमेंट है ना ये वाली, कि एक शर्ट का कॉस्ट मेरे पास 300 रुपये, इसका कोई यूज़ नहीं है। ठीक है, इस वो देता क्यों है फिर, वो इसलिए देता है क्योंकि स्टूडेंट्स की आदत होती है कि अगर मेरी प्रॉब्लम स्टेटमेंट के अंदर कुछ स्टेटमेंट है या फिर कुछ डेटा है ना, अगर उसका यूज़ ना होगा ना तो वो सोचेगा यार फिर ये दिया क्यों है प्रॉब्लम स्टेटमेंट के अंदर। ठीक है, बट ये एग्जामिनर देता ही है टाइम वेस्ट कराने के लिए, क्योंकि जब इसको यूज़ करेगा ना स्टूडेंट तो थोड़ी देर बाद में जाके रियलाइज़ होगा उसे कि यार ये डेटा तो मतलब इसके बिना भी आंसर आ सकता था। ठीक है, तो इसकी थोड़ा सा हमें सावधानी बरतनी पड़ेगी। तो ये स्टेटमेंट हमारी कोई यूज़ की नहीं है। तो यहाँ पर देखो उसने सिंपली बोला है कि 3 शर्ट्स अगर कोई खरीदेगा तो 2 का ही प्राइस देना पड़ेगा, मतलब एक उसके लिए फ्री होगी, तो उस कस्टमर के लिए तो फ्री हो गई ये, बट लेकिन जो सेलर होगा ना उसके लिए तो लॉस में ही होगा। तो इसका मतलब एक मेरा लॉस हो गया, कितने के ऊपर, उसने दी कितनी 3, तो 3 लेट से एक का मैं कॉस्ट प्राइस मानूँ 1 मानूँ ना, तो 3 का कितना होगा 3, तो ये 3 मेरे पास CP आएगा यहाँ पर, तो इंटू में 100, क्योंकि परसेंटेज वैल्यू निकालनी हमें, तो ये हमारा लॉस परसेंटेज होगा, तो ये होगी 33.33%, तो इसका लॉस होगा। तो ऑप्शन बी इस केस मेरा राइट आंसर होगा, ऑप्शन बी। द प्राइस ऑफ ए प्रोडक्ट इज डिक्रीज्ड बाय X% एंड देन इंक्रीज्ड बाय X%, द फाइनल प्राइस बिकम्स 10% लेस देन द ओरिजिनल वन, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ X। अप्रोक्सीमेटली हमें यहाँ पर निकालना है, तो हिंदी में देख सकते हो आप। तो यहाँ पर देखो इसने बोला क्या है, किसी भी प्राइस के ऊपर, एक प्रोडक्ट के प्राइस के ऊपर उसने पहले क्या किया X% से डिक्रीज कर दिया, और उसके बाद में क्या किया, वो जो मतलब रिजल्टेंट क्वांटिटी थी ना उसके ऊपर X% से और इंक्रीमेंट कर दिया उसने, तो जो फाइनल प्राइस है ना वो 10% से कम हो जाता है। तो हमें बताना है कि X वैल्यू क्या है यहाँ पर। तो कभी भी ऐसे गिवन हो ना कि पहले मैं सेम वैल्यू से डिक्रीज करूँ से, फिर सेम ही वैल्यू से इंक्रीज करूँ, तो उस केस में जो इक्विवेलेंट मेरे पास चेंज आता है ना वो क्या आता है, तो वो आता है मेरे पास नेगेटिव में आएगा, मतलब डिक्रीज ही होगी वैल्यू, वो होगी X² / 100%। ये ध्यान में रखना, मतलब पहले मैं क्या करूं, या तो इंक्रीमेंट कर दूं X% से, या फिर मैं डिक्रीमेंट कर दूं उसके बाद में X% से, या फिर मैं पहले इंक्रीमेंट कर दूं X% से, सॉरी डिक्रीमेंट कर दूं X% से, या फिर उसके बाद में इंक्रीमेंट कर दूं X% से। तो इनमें से कोई भी आप परफॉर्म कर सकते हो। तो दोनों की केस में जो रिजल्ट आएगा ना इक्विवेलेंट, वो क्या आएगा, वो आएगा मेरे पास -X² / 100%। तो ये ध्यान में रखना। तो डायरेक्ट इसको यूज़ करते हैं यहाँ पर, तो इसको यूज़ करेंगे तो -X² / 100, एंड ये जो परसेंटेज है इसकी वैल्यू कितनी होगी 1/100। ये किसके इक्वल होना चाहिए, क्योंकि देखो 10% लेस हो रहा है ओरिजिनल वैल्यू में से, तो ये 10% के इक्वल होना चाहिए, वो भी नेगेटिव का, क्योंकि लेस हो रहा है ना। तो 10% नीचे आएगा तो 100, तो 100 से 100 गया, तो X² की वैल्यू कितनी आई, तो ये आई 1000। तो X की वैल्यू कितनी आएगी, तो हमें अंडर रूट करना है किसका, 1000। ठीक है, अब देखो स्क्वायर रूट निकालना है हमें किसका, 1000 का। अब ऑप्शन को थोड़ा देखते हैं। तो ऑप्शन में देखो 31 है मेरा, 33 है, 30 है एंड 39 है, तो काफ़ी दूर दूर है ऑप्शंस मेरे। तो इसमें मैं ट्रिक क्या लगाऊंगा वो देखो। तो सबसे पहले मैं क्या सोचता हूँ कि लेट से मेरे पास 30 का स्क्वायर निकालते हैं सबसे पहले, तो ये कितना होगा 900। तो इससे तो बड़ी आएगी चीज़,
तो इससे छोटी नहीं आएगी एंड छोटी किसी में गिवन भी नहीं है। उसके बाद मैं क्या करूँगा, 31 का स्क्वायर निकालूंगा। तो 31 का स्क्वायर मैंने एक ट्रिक के मेथड से बताया हुआ है। उसमें करते क्या है, हम इसको ए बी एज्यूम करते हैं। यहाँ पर लिखते हैं ए स्क्वायर, यहाँ पर लिखते हैं 2ab एंड यहाँ पर लिखते हैं हम बी स्क्वायर। तो पुट करते हैं यहाँ पर, तो ये वैल्यू होगी मेरी 9, ये वैल्यू होगी 3, 3 दूनी 6 एंड ये वैल्यू कितनी होगी 1। तो यहाँ पर देखो हम इसको दो दो के नंबर मतलब 2 डिजिट का नंबर बना लेते हैं यहाँ पर। तो ये 0 एंड ये 0 अगर 1 डिजिट का नंबर गिवन हो तो, अगर नहीं है तो मतलब 2 डिजिट का नंबर गिवन है तो उसी को यूज़ करेंगे हम। अब देखो इस लाइन के पास पास वाले नंबर हम ऐड कर देते हैं। तो ये वैल्यू आएगी 1, ये 0 + 6 मतलब 6 एंड ये 9 + 0 मतलब 9। तो 961 मेरा आ रहा है। इसका मतलब इसका स्क्वायर कितना आएगा 961। अब देखो 961 से भी 1000 ज़्यादा है, तो इसका मतलब ये मेरा आंसर नहीं होगा, 30 आंसर नहीं होगा मेरा। ठीक है, अब 32 का स्क्वायर निकालते हैं। तो ये कितना हुआ, देखो ये मैं आपको समझा रहा हूँ ना इसलिए टाइम लग रहा है, आप जल्दी से ये कैलकुलेट कर सकते हो। तो ये आएगा 9, ये कितना आएगा मेरा, तो ये आएगा 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, ये कितना आएगा 4 मतलब 0 4, तो 4 2 1 1024। तो 32 का स्क्वायर कितना है 1024। इसका मतलब जो मेरा आंसर होगा ना 31 एंड 32 के बीच में होगा। तो 31 एंड 32 के बीच में एक ही ऑप्शन मेरा गिवन है यहाँ पर, वो कौन सा है, ऑप्शन ए। तो ऑप्शन ए इस केस में मेरा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए। द एवरेज ऑफ 5 डिफरेंट नंबर्स इज 24 इफ द स्मॉलेस्ट नंबर इज 15। तो हमें बताना है कि बाकी जो रिमेनिंग 4 है ना उनका एवरेज कितना होगा। तो हिंदी में देख सकते हो आप। तो यहाँ पर देखो इसने गिवन क्या है कि 5 नंबर्स का एवरेज गिवन है मेरे पास 24। इसमें से एक स्मॉलेस्ट नंबर है, उसकी वैल्यू कितनी है, तो उसकी वैल्यू है मेरी 15 एंड बाकी के जो 4 नंबर बचे ना उनका हमें एवरेज यहाँ पर फाइंड आउट करना होगा कितना होगा। तो देखो ये जो 4 नंबर का एवरेज होगा ना ये डिपेंड किस पे करेगा, ये स्मॉलेस्ट वाले नंबर पे डिपेंड करेगा कि ये जो मेरा टोटल एवरेज है ना उससे कितना वेरी कर रहा है। तो देखते हैं कितना वेरी कर रहा है। तो 24 से ये कितना है 15, ये कितना है 24, तो ये कितना वेरी करेगा, तो ये कम है कितना मेरा 9। तो 9 यूनिट मेरे पास कम है। तो ये 9 यूनिट कम है, 1% के लिए ये, तो 1 के ही लिए। ठीक है, तो ये जो है मेरा 9 माइनस का 9, इसकी पूर्ति कौन करेगा, क्योंकि टोटल मेरे पास 5 नंबर का एवरेज कितना है 24। तो इसकी पूर्ति करने के लिए ये जो 4 बैठे हैं ना ये काम के आएंगे। तो कैसे काम आएंगे देखो, तो इनका जो 24 एवरेज होगा ना इससे वेरी करेगा कितना, प्लस में 9 एंड परसेंट कितने मेरे 4, तो ये 4 में डिवाइड हो जाएगा इक्वली। तो ये वैल्यू होगी 24 प्लस में 9/4, तो 24 एंड ये होगा मेरा 4 दूनी 8 पॉइंट, 4 दूनी 8, फिर कितना हुआ मेरा 2, 4 5 20, तो ये हुआ 26.25। तो ये एवरेज होगा इनका 4 का। तो 26.25 मतलब ऑप्शन बी मेरा इस केस में राइट आंसर होगा। 14th प्रॉब्लम देखते हैं। तो ए प्रिज्म विद ए पैरेललोग्राम बेस हैज़ बेस एरिया 18 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड हाइट 12 सेंटीमीटर। इफ इट्स लेटरल सरफेस एरिया इज 384 सेंटीमीटर स्क्वायर, व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ द बेस। तो हिंदी में देख सकते हो आप। तो इसने देखो बोला क्या है कि एक पैरेललोग्राम के बेस का मेरे पास प्रिज्म है। ठीक है, तो उसका जो एरिया गिवन है ना बेस का वो कितना गिवन है 80 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड हाइट कितनी है 12 सेंटीमीटर एंड जो मेरे पास लेटरल सरफेस एरिया होगा ना वो कितना है, वो है मेरे पास 384। तो ये लेटरल सरफेस एरिया है, इसका मतलब क्या हुआ, तो ऊपर वाले को छोड़ दो, मतलब ऊपर वाला जो मेरा सरफेस आएगा ना उसको छोड़ दो एंड जो नीचे वाली सरफेस होगी ना उसको छोड़ दो। जो बाकी की साइड की मेरे पास 4 सरफेस होंगी ना उनका एरिया गिवन है मेरे पास कितना 384। तो हमें बताना है कि उसका पेरीमीटर कितना होगा। तो ये जो मेरे पास पहला स्टेटमेंट गिवन है ना बेस एरिया मेरे पास 80 है, इसकी ज़रूरत ही नहीं है। क्यों, वो आपको अभी समझ में आएगा। देखो क्योंकि मेरे पास जो ये लेटरल सरफेस एरिया होता है ना वो क्या होता है, तो वो ही मेरे पास होता है पेरीमीटर इंटू हाइट, पेरीमीटर इंटू हाइट। तो इसमें इसने पूछा क्या है, इसने पेरीमीटर ही पूछा है, इसलिए इस एरिया की ज़रूरत ही नहीं है। सिंपली हम क्या करेंगे, ये जो मेरे पास सरफेस एरिया गिवन है ना लेटरल सरफेस एरिया, इसको हम 12 से डिवाइड कर देंगे। तो मेरे पास पेरीमीटर क्या आएगा 384 एंड ये h डिवाइड में जाएगा तो डिवाइडेड बाय 12। तो 12 या 36, 2 12 दूनी 24 मतलब 32 सेंटीमीटर क्या है यहाँ पर मेरा पेरीमीटर है इस पैरेललोग्राम का। तो ऑप्शन डी मेरा इस केस में राइट आंसर होगा। द एवरेज स्कोर ऑफ 25 स्टूडेंट्स इन ए टेस्ट इज 68। द
top 5 scorers had an average of 80 and the lowest 5 had an average of 50. What is the average of the remaining 15 students? तो हिंदी में देख सकते हो आप। तो यहाँ पर देखो 25 मेरे पास स्टूडेंट्स हैं यहाँ पर, एंड उनका मेरे पास एवरेज गिवन है कितना, 68। उसमें से 5 मेरे टॉपर होंगे, 5 टॉप स्कोरर होंगे, एंड 5 मेरे लोवेस्ट स्कोरर होंगे, ठीक है। एंड बाकी के बचे कितने, तो 5 5 10 15 बच गए। तो इसका एवरेज कितना गिवन है, तो इसका एवरेज देखो कितना गिवन है, तो इसका एवरेज गिवन है 80, एंड इसका एवरेज कितना है, तो इसका एवरेज गिवन है मेरे पास 50। तो इनका एवरेज मेरे को यहाँ पर बताना है कितना होगा। तो यहाँ पर देखो इसे हमारी ट्रिक से करते हैं। तो ये ट्रिक क्या है हमारी, देखो ये जो 15 स्टूडेंट्स बचे ना मेरे पास, इनका जो एवरेज होगा वो डिपेंड करेगा कि ये जो टॉपर एंड लोवेस्ट वाले नंबर है ना, इनका एवरेज कितना वेरी कर रहा है इस जो टोटल मेरे पास 25 है ना इससे। तो वो निकालते हैं। तो देखो ये 80 मेरा 68 से कितना ज़्यादा है, तो ये ज़्यादा होगा, एंड ये ज़्यादा होगा कितना, 12। तो 12 यूनिट मेरा ज़्यादा होगा। ये तो एवरेज ज़्यादा है, तो पूरा मैं टोटल निकालूंगा ना कितना ज़्यादा है, उस तो इसे 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि एवरेज से ज़्यादा है ना 12। तो ये तो एक के लिए एज्यूम होगा, तो 5 मेरे पास मेंबर है यहाँ पर, तो 5 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 60 ज़्यादा होगा यहाँ पर। ऐसे ही इसमें देखेंगे ये कितना कम होगा, तो ये देखो 18 यूनिट कम है टोटल मेरे एवरेज से। तो 18 यूनिट कम है, तो ये एक के लिए है, तो 5 के लिए निकालूंगा तो इंटू 5, 18 पंजू 90, तो माइनस का 90। तो ओवरऑल मेरे पास कितना ज़्यादा कम हो रहा है, तो ये हो रहा है माइनस का 30, मतलब 30 कम है। तो ये जो 30 यूनिट कम है ना मेरे पास, इसकी पूर्ति कौन करेगा, तो इसकी पूर्ति करेगा ये जो 15 है ना, 15 ये लोग करेंगे। कैसे करेंगे, इनका एवरेज 68 से वेरी करेगा, और कितना कम ज़्यादा होगा वो डिपेंड करेगा ये कितना इनसे वेरी कर रहे थे। तो 30 मेरे पास ये टोटल स्कोर इससे वेरी हो रहा था, तो इधर माइनस है, तो इधर क्या करेंगे, इधर हमें प्लस में करना पड़ेगा, तभी तो बैलेंस होगा वो। क्योंकि माइनस की चीज़ को बैलेंस कौन करेगा, प्लस। तो यहाँ पर प्लस करना पड़ेगा 30, एंड ये 30 तो टोटल है मेरा, इसको डिवाइड करूँगा कितने जनों में, 15 में, तो इसको मुझे 15 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो इसका एवरेज कितना होगा, 68 प्लस में 15 दूनी 30 2, तो इसका मतलब 70। तो 70 इन 15 स्टूडेंट्स का एवरेज होगा। तो ऑप्शन ए इस केस में मेरा राइट आंसर होगा, ऑप्शन ए। ए wholesaler offers a bulk order deal where a 10% discount is applied to the order above rupees 15,000 and a 5% additional seasonal discount is available. What is the effective price paid for an order worth rupees 20,000? तो हिंदी में देख सकते हो आप। तो देखो एक होलसेलर है मेरा, वो क्या करता है, बल्क के अंदर ऑर्डर करता है, और उसके पास एक डील है एक तरीके से कि 15,000 से ज़्यादा का वो सामान खरीदेगा ना, तो उसे 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा, एंड उसके बाद में 5% का डिस्काउंट तो मिल ही रहा है, क्योंकि कुछ सीजनल ऑफर चल रहा होगा, उसका डिस्काउंट चल रहा होगा, ठीक है। तो 20,000 की क्वांटिटी को वो कितने में खरीद लेगा ये हमें बताना है। तो 20,000 है, तो ये 15,000 से ज़्यादा है, तो सबसे पहले मैं ये जो मेरा 10% है ना, इसका डिस्काउंट लगाऊंगा। तो 10% का डिस्काउंट लगाऊंगा, मतलब 90% की वैल्यू रहेगी, तो 90% की वैल्यू रहेगी। उसके बाद में चलो यहीं कर देते हैं, ये मेरे पास क्या आएगा, तो ये मेरे पास आएगा नया प्राइस, ठीक है, 10% डिस्काउंट देने के बाद में। अब जो मेरे पास वैल्यू है ये ना, उस पर 5% का डिस्काउंट भी देना पड़ेगा ना, तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, 5% का और डिस्काउंट दे दूंगा, तो वैल्यू कितनी बचेगी, तो 100 में से 5 गया, कितना बचा, 95, तो 95% इसका। तो ये वैल्यू हमारी क्या होगी, इसका इफेक्टिव प्राइस होगा। तो बस सोल्व करते से, तो 2 0 2 0 4 0 ये गई, तो 180 को 95 से मल्टीप्लाई करना है, तो करते हैं इसे। तो देखो 180 को मैं 95 से मल्टीप्लाई करूँगा, तो 0 8 39 4 5 4 9, एंड इधर आया 0, इधर नहीं, एंड यह आया 9 8 75 7 9 7 16, तो यह 0 0 1 1 7 1 171 00, तो यह है 171 00, मतलब 17,100 रुपये। तो 17,100 रुपये मतलब ऑप्शन ए मेरा इस केस में राइट आंसर होगा, ऑप्शन ए। 17th प्रॉब्लम देखते हैं। इफ साइन ए इक्वल्स टू एक्स देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ tan a। तो यहाँ पर देखो, अगर मैं इस एंगल को a मान लूँ, तो साइन क्या होता है मेरा, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस, तो ये वैल्यू होगी x, एंड जो हाइपोटेनस है नीचे मेरा वो कितना आएगा, तो उसको मैं 1 एज्यूम कर सकता हूँ। क्यों, क्योंकि अगर कुछ भी डिवाइड में ना हो ना, तो 1 एज्यूम करते हैं हम।
तो ये वैल्यू कितनी आएगी, तो ये वैल्यू आएगी हाइपोटेनस के स्क्वायर में से इसका स्क्वायर सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 1 माइनस का एक्स स्क्वायर। तो टेन ए कितना होगा, तो टेन ए होगा मेरा एक्स अपॉन में अंडर रूट में 1 माइनस का एक्स स्क्वायर, मतलब परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। तो ये वैल्यू होगी हमारी ऑप्शन ए इस केस में राइट आंसर होगा। 18th प्रॉब्लम देखते हैं। तो यहाँ पर साइन ए की वैल्यू गिवन है कितनी, 3/5 एंड इसने बोला है कि जो मेरा ए है ना वो सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर लाई करता है, तो हमें tan ए की वैल्यू यहाँ पर फाइंड आउट करनी है। तो ये जो इसने सेकंड क्वाड्रेंट दिया है ना, इसका मतलब ये है कि सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर सिर्फ साइन मेरा पॉजिटिव होता है, सिर्फ साइन, एंड इसका उल्टा क्या होगा, कोसेक। ये दोनों पॉजिटिव होते हैं, ये पॉजिटिव होते हैं, इसके अलावा सारे नेगेटिव होते हैं। तो हम tan की वैल्यू निकालेंगे ना तो वो नेगेटिव में होगा, तो नेगेटिव में मेरा आंसर आएगा, नेगेटिव में। ठीक है, तो यहाँ से निकालते हैं अब। चलो नेगेटिव में तो आंसर आएगा, बट हम वो तो निकाले इसकी मैग्नीट्यूड क्या होगा। तो अगर ये है ना तो इस केस में ये होगा 3 एंड ये होगा मेरा 5, एंड ये वैल्यू क्या होगी, ये होगी 4, क्योंकि 3 4 5 ट्रिपलेट होता है मेरा। तो tan की वैल्यू कितनी होगी, tan ए की वैल्यू होगी परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, एंड हमें देखो यहाँ पर नेगेटिव साइन भी लगाना पड़ेगा क्योंकि ये सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर लाई करता है ए। तो ये वैल्यू होगी माइनस का 3/4, मतलब ऑप्शन ए मेरा इस केस में राइट आंसर होगा। 19th प्रॉब्लम देखते हैं। द एंगल ऑफ ए सेक्टर इज π/4 रेडियन एंड द रेडियस ऑफ द सर्कल इज 8 सेंटीमीटर, व्हाट इज द एरिया ऑफ द सेक्टर। तो हिंदी में देख सकते हो आप। तो सिंपल सा चीज़ बोला है इसने, मेरे पास थीटा गिवन है कितना, π/4, तो इसे मुझे किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, डिग्री के अंदर। तो डिग्री के अंदर कन्वर्ट करने के लिए मैं इसे 180/π से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो ये कितना हुआ, तो ये हुआ मेरा 4 चौक 16 एंड 4 पंज 20, 45 डिग्री। तो 45 डिग्री मेरी वैल्यू आ गई किसकी, थीटा की। तो बस जो सेक्टर का एरिया होता है ना वो कितना होता है, तो होता है थीटा अपॉन में 360 इंटू में πr²। तो थीटा कितना है मेरा 45, तो 45 डिग्री अपॉन में 360 इंटू में पाई। तो ऑप्शन के अंदर देखेंगे पाई ऐसे कैसे, तो पाई ही रखते हैं इसे। तो आर कितना है मेरा, तो वो है 8 इंटू में 8। तो 45 को मैं इससे, ये 360 को मैं 45 से डिवाइड करूँगा तो कितना आएगा, तो ये आएगा 8। तो एक 8 से एक 8 गया, तो 8 पाई मेरा कितना हुआ, ये सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया। तो 8 पाई मतलब ऑप्शन डी मेरा इस केस में राइट आंसर होगा। 20th प्रॉब्लम देखते हैं। इफ साइन x इक्वल टू कोस 2x माइनस का 10 डिग्री, तो हमें x की वैल्यू यहाँ पर फाइंड आउट करनी है। हिंदी में देख सकते हो आप। तो यहाँ पर देखो कभी भी ऐसे टाइप की प्रॉब्लम आए ना तो बस एक ही कंसेप्ट होता है इसके लिए। वो कौन सा होता है कि अगर मेरे पास दो एंगल है a प्लस बी एंड उनका एंगल का सम मेरे पास कितना गिवन है 90 डिग्री, तो उस केस में जो मेरा साइन a है ना वो होता है कोस b के इक्वल। ऐसे ही बाकी की चीज़ें होती हैं। tan a मेरा कोट b के इक्वल होता है एंड सेक a मेरा कोसेक b के इक्वल होता है। पर हमें तो पहली वाली वैल्यू ही चाहिए यहाँ पर। तो देखो ये मेरे को गिवन है साइन a इक्वल टू कोस b, तो इस एंगल को मैं अगर a मान लूँ एंड इसको कंप्लीट को मैं b मान लूँ तो ये क्या होना चाहिए, तो a प्लस b की वैल्यू कितनी होनी चाहिए 90 डिग्री। तो a मतलब x प्लस में 2x माइनस का 10, ये मेरा 90 होना चाहिए। तो यहाँ से देखो 3x की वैल्यू कितनी होगी, तो ये वैल्यू होगी 100। तो x की वैल्यू कितनी होगी, तो होगी 33.33। तो ऑप्शन बी मेरा इस केस में राइट आंसर होगा, ऑप्शन बी। 21th प्रॉब्लम देखते हैं। टू सर्कल्स हैव रेडाई ऑफ 8 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर एंड द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स इज 15 सेंटीमीटर, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। तो हिंदी में देख सकते हो आप। तो इस प्रॉब्लम को करने के लिए हमें डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट का फॉर्मूला पता होना चाहिए। डायरेक्ट हम यहाँ पर सोल्व करने नहीं बैठेंगे इसे, ठीक है। तो इसका होता क्या है, तो इसका होता है दोनों सेंटर के बीच की डिस्टेंस का स्क्वायर माइनस r1 माइनस r2 का होल स्क्वायर। तो वैल्यू पुट करते हैं। तो 15 का स्क्वायर कितना हो मेरा 225 माइनस r1 कितना है मेरा 8 एंड r2 कितना है मेरा 3, तो 8 माइनस का 3 का होल स्क्वायर। तो ये हुआ 225 में मैं, ये मेरा हुआ 5, 25 सब्ट्रैक्ट कर दूंगा तो अंडर रूट में कितना है मेरा 200, तो ये हुआ tan√2। तो ये आएगी मेरी डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की वैल्यू। तो ऑप्शन सी मेरा इस केस में राइट आंसर होगा 10√2। 22nd प्रॉब्लम देखते हैं। ए लाइन फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए सर्कल बाइसेक्ट्स ए कोड, व्हाट इज द एंगल बिटवीन द लाइन एंड द कोड। तो हिंदी में देख सकते हो आप। तो यहाँ पर देखो इसने एक थ्योरम पे बेस्ड स्टेटमेंट रख के प्रॉब्लम पूछ ली इसने। तो इसने बोला क्या है कि एक सर्कल है मेरे पास, उसके अंदर कोड गिवन है एक। तो मैं क्या करता हूँ,
कि एक सेंटर से लाइन ड्रॉ करता हूँ, तो वो लाइन ड्रॉ करूँगा ना, ऐसे कोई भी एक लाइन ड्रॉ करूँगा तो इस पॉइंट पर यहाँ मीट करेगी, तो इसको दो पार्ट के अंदर डिवाइड करती है इक्वली। तो हमें बताना है कि ये जो लाइन है, ये वाली लाइन जो कितने भी लाइन इसको एक्सटेंड कर सकते हैं, तो इस लाइन एंड ये जो कोड है इनके बीच में एंगल कितना बनेगा ये, तो ये हमेशा क्या होता है 90 डिग्री। 90 डिग्री ये हमारे पास प्रॉपर्टी होती है कि जब हम सेंटर से शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालते हैं ना, या फिर परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते हैं, तो उसको दो पार्ट के अंदर डिवाइड करती हैं, तो इसका वाइस वर्सा भी ट्रू होता है। तो एंगल कितना होगा 90 डिग्री। ऑप्शन सी मेरा इस केस में राइट आंसर होगा। एक chord divides a circle into two arcs. The angle subtended by the major arc at the circumference is 110 degree. What is the central angle subtended by the major arc? तो हिंदी में देख सकते हो आप। तो यहाँ पर देखो ये बोल रहा क्या है कि एक मेरे पास कोड है, तो वो दो आर्क क्रिएट करेगी। तो जो मेजर आर्क है ना, वो मेरे पास ये जो सर्कमफ्रेंस है उस पर 110 डिग्री का एंगल बना रही है। तो हमें बताना है कि सेम आर्क सेंटर के ऊपर कितना एंगल बनाएगी। तो ये हमारे पास एक थ्योरम होता है कि अगर कोई मेरे पास कोड गिवन है, तो आर्क बेसिकली एक कोड का ही काम करेगा, क्योंकि आर्क में हम लेते क्या है, ये जो एंड पॉइंट होते हैं ना, इन्हीं को तो उठाते हैं। तो ये ऊपर वाली है मेरी मेजर एंड ये लोअर। तो इसने बोला कि कोई भी मेरे पास अगर एक कोड है, वो सर्कमफ्रेंस के ऊपर अगर थीटा एंगल बना रही है ना, तो सेंटर के ऊपर कितना एंगल बनाएगी, तो वो बनाएगी 2 थीटा। ये मेरे पास प्रॉपर्टी होती है एक, ठीक है। तो यहाँ से इसने क्या बोला है कि सर्कमफ्रेंस पे 110 डिग्री का एंगल बना रही है, तो सेंटर के ऊपर कितना बनाएगी, तो वो बनाएगी 220। तो ऑप्शन सी मेरा इस केस में राइट आंसर होगा 220। 24th प्रॉब्लम देखते हैं। इन ए सर्कल कोड ए बी सबटेंड्स एन एंगल ऑफ 50 डिग्री एट ए पॉइंट सी ऑन द सर्कल। व्हाट इज द एंगल सबटेंडेड बाय द सेम कोड ए बी एट पॉइंट डी ऑन द सेम आर्क एज सी। तो हिंदी में देख सकते हो यहाँ पर। तो चलो सोल्व करते हैं इसे। तो यहाँ पर देखो स्टेटमेंट बोल क्या रही है कि मेरे पास एक सर्कल है एंड एक कोड गिवन है ए बी। तो ये कोड है ए बी। तो ये इनिशियली कोई पॉइंट है सी, उस पर ये एंगल बना रही थी कितना, तो ये एंगल बना रही थी 50 डिग्री। अब इसने क्या बोला कि इसी सर्कमफ्रेंस के ऊपर उसी आर्क पर एक दूसरा पॉइंट है डी, तो उस पर मुझे बताना है कि ये जो कोड है ना, सेम कोड ए बी, ये कितना एंगल बनाएगी, थीटा कितना एंगल होगा, ठीक है। तो ये भी हमारा थ्योरम होता है कि एक कोड से है ना सर्कमफ्रेंस के, मतलब कोई भी पॉइंट सर्कमफ्रेंस पे लोगे ना, चाहे ये ले लो, चाहे ये ले लो, चाहे ये ले लो, तो इनको ज्वाइन करूंगा, इनको ऐसे ज्वाइन करूंगा ना, तो ये सारे एंगल्स क्या आएंगे मेरे, ये थीटा मतलब 50 डिग्री वाले आएंगे। तो ये एंगल भी कितना होगा, तो ये होगा 50 डिग्री। तो ऑप्शन बी मेरा इस केस में राइट आंसर होगा 50 डिग्री। तो इस सेट की लास्ट प्रॉब्लम देखते हैं। फ्रॉम एन आउटसाइड पॉइंट पी, two tangents PA and PB are drawn to a circle. A third tangent to the circle at point Q intersects PA and PB at R and S respectively. If PA equals to 10 centimeter, what is the perimeter of triangle PRS? तो हिंदी में देख सकते हो आप। तो यहाँ पर देखो काफ़ी अच्छी प्रॉब्लम है। इसने बोला क्या, एक सर्कल गिवन है मेरे पास एंड एक एक्सटर्नल पॉइंट है P। तो मैंने क्या किया, इस पॉइंट से दो टेंजेंट ड्रॉ करी। तो ये दो टेंजेंट हुई मेरी इस तरीके से। ये लेट से ये पॉइंट ए है एंड ये मेरा बी है, तो ये दो टेंजेंट होगी। तो अब क्या किया मैंने, एक थर्ड यहाँ पर टेंजेंट बनाई, यहाँ पर कुछ बीच में ऐसे ज्वाइन किया मैंने, ये थर्ड टेंजेंट बनाई मैंने यहाँ पर। तो ये जो पॉइंट है ना, ये है क्यू एंड ये जो मीट कर रही है ना, ये पी ए को कहाँ मीट कर रही है, पी ए को कर रही है आर पे। ये पॉइंट आर होगा एंड ये पॉइंट होगा मेरा एस। तो मुझे क्या बताना है, ये जो ट्राइंगल पी आर एस बनेगा ना, पी आर एस, इसका मुझे पेरीमीटर यहाँ पर बताना है, ठीक है। एंड एक जो मेरे पास ये लेंथ होगी ना, ये लेंथ एक मतलब टेंजेंट की लेंथ होगी वो 10 सेंटीमीटर। तो चलो देखते हैं इसे करेंगे कैसे। तो यहाँ पर देखो ये जो मीटिंग पॉइंट हुए ना आर एंड एस, अब यहाँ से ये एज्यूम करो कि मैं यहाँ से दो टेंजेंट ड्रॉ कर रहा हूँ। एक तो ये जा रही है पी क्यू, सॉरी आर क्यू, एंड दूसरी जा रही है आर ए। तो इसका मतलब इन दोनों की लेंथ सेम होगी, मतलब ए ये होगा तो ये ए ये होगा, ठीक है। ऐसे ही एस पॉइंट से मैं दो टेंजेंट ड्रॉ कर रहा हूँ। अगर इसको मैं बी मानूंगा तो ये स्मॉल बी, ये भी स्मॉल बी होगा, दोनों इक्वल होंगी, ठीक है। क्योंकि ये प्रॉपर्टी हमें पता है कि एक पॉइंट से दो ही टेंजेंट बन सकती है एंड दोनों की दोनों क्या होती है, इक्वल होती है। तो ठीक है, तो अब देखो यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ कि मेरे पास, अगर इसको भी मान लेते हैं वाई एंड इसको मान लेता हूँ मैं जेड, इसको मान लेता हूँ जेड।
तो यहाँ से देखो ये 10 है तो ये भी कितना होगा, ये भी होगा मेरा 10। तो यहाँ से देखो पेरीमीटर कितना होगा मेरा, तो पेरीमीटर होना चाहिए ट्राइंगल का y प्लस ए प्लस में b प्लस में z। तो ये मेरा पेरीमीटर होना चाहिए क्योंकि तीन ये मैंने सारी साइड्स का यहाँ पर सम कर दिया। ठीक है, अब यहाँ से देखो ये जो लेंथ है ना टेंजेंट की, ये हमें गिवन है, मतलब पी ए गिवन है मेरे पास 10 एंड ये पी बी के इक्वल भी होगा। अब यहाँ से देखो मैं धीरे धीरे समझा रहा हूँ, तो इसका मतलब ये नहीं है कि सॉल्यूशन मेरा बेसिक सा है, लेंथ ही समझा रहा हूँ। ठीक है, ये इसी तरीके से होगा। चलो उन बातों को छोड़ो, मैं ध्यान भी नहीं देता, तो हम अपने सॉल्यूशन पे आते हैं। तो यहाँ पर देखो पी ए एंड पी बी की वैल्यू कितनी गिवन है मेरे पास, 10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ से मैं अगर पी ए को लिखूंगा तो पी ए क्या है मेरा वाई प्लस ए एंड पी बी क्या है मेरा, ये मेरा जेड प्लस बी। ठीक है, इसका मतलब ये जो y प्लस है ना ये भी 10 है मेरा एंड z प्लस बी है ये भी 10 है, तो दोनों को ऐड करूंगा तो 20 आएगा मेरा। तो 20 मतलब ऑप्शन सी मेरा इस केस में राइट आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन सी। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू एवरीवन।